नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कोविड की इस संकट से भरी घड़ी में हमारे किसान और खेतीहर मजदूर हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि देश के हर घर तक खाना पहुंच सके, जिससे कि हमारे देश में भोजन की कमी ना हो। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां सही समय पर आप तक पहुंचाई जा सके, जिससे खेती किसानी करने में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि कृषि जगत में अब विकास की जो राहें हैं वो अब धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। जैसे कि भारत और इजराइल भी मिलकर अब कृषि जगत में किस तरह से विकास किया जा सके, इस पर बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में कृषि भवन में एक समझौता भी हुआ है। तो किस तरह से खेती किसानी को आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी नई तकनीकें हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है, तमाम बातें बताएंगे आपको हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे 3 सेगमेंट्स के साथ, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि हमारे देश की खेती बारिश के पानी पर निर्भर करती है और खेती करने के लिए पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है। आज कई तरह की ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें अपनाया जा रहा है, जिससे कम पानी में भी आप फसलों का अच्छा उत्पादन या कहीं ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हीं में से एक पद्धति है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। दलहन का कटोरा कहे जाने वाले हमीरपुर जिले के किसान किस तरह से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाकर कम पानी में ज्यादा फसल हासिल किस प्रकार से कर पा रहे हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। बुंदेलखंड पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। सूखा एक तरह से यहाँ की नियति बन गया है। पानी की कमी के कारण पैदावार कम होती है और किसान परेशान रहते हैं। जाहिर है हमीरपुर जिले में भी सिंचाई सुविधाओं की कमी है। यहाँ लगातार बारिश में कमी दर्ज की जा रही है। पूरे जिले की सिर्फ 27.7% भूमि ही सिंचित है। बाकी 72.3% जमीन बारिश के पानी पर निर्भर है। कम पानी की वजह से दलहनी फसल अच्छी नहीं होती और वो मुरझा जाती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सिंचाई के दूसरे तरीके अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। ऐसे तरीके जो कम पानी में ज्यादा जमीन की सिंचाई कर सके। स्प्रिंकलर यानी फव्वारा और ड्रिप यानी टपक सिंचाई प्रणाली ऐसे ही इलाकों के लिए बनी है। हमीरपुर के कुरारा में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों के बीच इन सिंचाई प्रणालियों का प्रचार प्रसार किया और जगह जगह उनका प्रदर्शन किया। मकसद था सिंचाई जल की उपयोग दक्षता को बढ़ाना। ऐसा करने से दलहन में कम उत्पादन की समस्या से बचा जा सकता था। वैज्ञानिकों की टीम ने हालात का विश्लेषण किया और पाया कि दलहन उगाने वाले किसान अक्सर प्रवाहित सिंचाई करते हैं, जबकि इस फसल को हल्की सिंचाई की जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए टीम ने दलहन उत्पादन में हल्की और समान सिंचाई करने वाली फव्वारा प्रणाली को बेहतर पाया। सिंचाई की इस प्रणाली ने कमाल कर दिया और पैदावार 17.31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही। ये आम सिंचाई के दौरान हुए उत्पादन से करीब 34% ज्यादा थी। इतना ही नहीं, लागत में भी 11% की अच्छी खासी कमी रही। उत्पादन बढ़ा तो किसानों की आमदनी भी बढ़ गई। प्रवाहित सिंचाई से एक तो पानी ज्यादा खर्च होता है और सभी पौधों की समान रूप से सिंचाई नहीं हो पाती, जबकि फव्वारा सिंचाई प्रणाली पानी की बचत करती है और सभी पौधों तक समान रूप से पानी पहुंचाती है। हमीरपुर में प्रदर्शन के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि स्प्रिंकलर पद्धति से 40 से 45% तक पानी की बचत हुई। अच्छे परिणाम मिले तो वैज्ञानिकों का भी हौसला बढ़ा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश बागवानी विभाग ने बुंदेलखंड के सभी जिलों में इस प्रौद्योगिकी का प्रचार प्रसार शुरू किया। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि कृषि कैलेंडर में आज हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कृषि कैलेंडर में हम वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों के संबंध में आपको देते हैं कुछ विशेष जानकारियां। आज हम आपको बताने वाले हैं मक्का की बुवाई के बारे में। तो आइए कृषि कैलेंडर पर डालते हैं एक नजर। मक्का की बुआई। मक्का की बुआई मध्य मई से मध्य जून तक पूरी कर लेनी चाहिए। बुआई के 15 दिन बाद
खेत की पहली निराई होना बहुत जरूरी है। जैविक ढंग से बीज शोधन के लिए देसी गाय के गौमूत्र में बीज शोधित कर लें। मक्का की बुआई के समय हल के पीछे कुंडों में 3.5 सेंटीमीटर की गहराई कर लें। लाइन से लाइन की दूरी अगेती किस्मों में 45 सेंटीमीटर, मध्य और देर से पकने वाली प्रजातियों में 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगेती किस्मों में पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और देर से पकने वाली प्रजातियों में 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मक्का की खेती में निराई गुड़ाई का विशेष महत्व है। निराई गुड़ाई के द्वारा खरपतवार नियंत्रण के साथ ही ऑक्सीजन का संचार होता है, जिससे वो दूर तक फैलकर भोज्य पदार्थों को एकत्र कर पौधों को देती है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने कृषि कैलेंडर में मक्का की बुवाई से संबंधित ली कुछ खास जानकारियां। आगे आपको बताएंगे कि भारत और इजराइल मिलकर किस तरह से कृषि के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने वाले हैं। कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले तक भी ऐसा होता था कि फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता था। आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान जगदीश प्रसाद पारिक जी से, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया और न केवल उन्होंने जैविक खेती से अच्छी उपज हासिल करी, बल्कि दूसरे किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। कृषि में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में अथक परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले प्रगतिशील किसानों में एक नाम सीकर जिले के अजीतगढ़ के रहने वाले जगदीश पारिक का भी है। इनके जैविक खेती में किए जाने वाले नवाचारों के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जगदीश पारिक मूल रूप से अजीतगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। 71 वर्षीय जगदीश सब्जियों की नई किस्म तैयार कर किसानों को मुहैया कराते रहे हैं। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। अभी के समय अधिक आमदनी पाने के उद्देश्य से ज्यादा रसायन का उपयोग किया जाने लगा है। बाजार में बिना कीटनाशकों का प्रयोग किए कोई खाद्य सामग्री सुगमता से उपलब्ध नहीं है और अगर कहीं उपलब्ध भी है तो उसकी कीमत इतनी अधिक है कि वो आम इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए श्री माधोपुर उपखंड के अजीतगढ़ निवासी जगदीश प्रसाद पारिक ने जैविक खेती की ओर रुख किया। जगदीश पारिक एक किसान हैं। खेती में नए प्रयोग करके इन्होंने किसान वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की वजह से इन्होंने अपना तथा अपने क्षेत्र का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। जगदीश पारिक निरंतर सब्जियों की नई किस्म विकसित करने में लगे रहते हैं। जैविक खेती के जरिए अच्छी गुणवत्ता, कीटरोधी तथा सामान्य से काफी बड़े आकार की सब्जियां पैदा करके जगदीश पारिक ने जैविक खेती की शुरुआत वर्ष 1970 से करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गोभी की पैदावार से शुरुआत की। शुरू में इनकी पैदा की गोभी का वजन लगभग आधा किलो से 1.25 किलो तक होता था। रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ गोबर से बनी हुई जैविक खाद का प्रयोग किया। पारिक के खेत में 15 किलो वजनी गोभी का फूल, 12 किलो वजनी पत्ता गोभी, 86 किलो वजनी कद्दू, 6 फुट लंबी घिया, 7 फुट लंबी तोरई, 1 मीटर लंबा तथा 2 इंच मोटा बैंगन, 3 किलो से 5 किलो तक गोल बैंगन,
250 ग्राम का प्याज, 3.5 फीट लंबी गाजर और एक पेड़ से 150 मिर्चियों तक का उत्पादन हो चुका है। सबसे अधिक किस्में फूल गोभी में हैं तथा इन्होंने अभी तक 8 किलो से लेकर 25 किलो 150 ग्राम तक की फूल गोभी का उत्पादन कर लिया है। अपने निरंतर प्रयोग तथा कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप इन्हें वर्ष 2000 में सृष्टि सम्मान तथा वर्ष 2001 में फर्स्ट नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है। वर्ष 2001 में ही 11 किलो की गोभी उत्पादन के लिए इनका नाम लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है। पारिक अब तक 6 बार राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं तथा सबसे वजनी गोभी के फूल के विश्व रिकॉर्ड में दूसरे पायदान पर हैं। जगदीश प्रसाद विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जैविक खेती से 25 किलो 150 ग्राम वजनी गोभी का एक फूल उत्पादित कर चुके हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के सफल किसान से। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में आपको बताएंगे किस तरह से भारत और इजराइल साथ साथ मिलकर करेंगे कृषि के क्षेत्र में प्रगति। देखते रहिए कृषि दर्शन कार्यक्रम। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों कृषि के क्षेत्र में अगर वैज्ञानिक तकनीकों को या कहें नई तकनीकों को अपनाया जाए तो निश्चित तौर पर आपको सफलता हासिल होगी। आप कम लागत में अच्छी उपज भी हासिल कर पाएंगे और उससे मुनाफा भी आपको 2 गुना होगा। भारत और इजराइल किस तरह से अब साथ मिलकर कृषि के क्षेत्र में बढ़ेंगे आगे, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। भारत और इजराइल के बीच कृषि क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही भागीदारी को आगे ले जाने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय भागीदारी का समर्थन करते हुए और संबंधों में कृषि तथा जल क्षेत्रों पर केंद्रित रहने की जरूरत को स्वीकार करते हुए कृषि क्षेत्र में सहयोग और अधिक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत इजराइल इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के एकीकृत बागवानी विकास मिशन पर और अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए इजराइल की एजेंसी मशाव इजराइल के G2G सहयोग कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अंतर्गत स्थानीय जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इजराइल की कृषि तकनीक से तैयार उन्नत सघन कृषि फार्मों को कार्यान्वित करने के लिए भारत के 12 राज्यों में 29 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कार्य कर रहे हैं। COE ज्ञान सृजन, सर्वोत्तम पद्धतियों के प्रदर्शन व किसानों को प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं। हर साल ये COE 25 मिलियन से अधिक गुणवत्ता युक्त सब्जी व 387,000 से ज्यादा फल के पौधों का उत्पादन करते हैं व बागवानी क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के बारे में हर साल 1.2 लाख से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि भारत और इजराइल दोनों मिलकर 2021 से 2023 तक की कार्य योजना पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।
इस अवसर पर मैं इज़राइल को और हमारे कृषि मंत्रालय के सभी बंधुओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब इस बात को जानते हैं, इज़राइल और भारत ये दोनों देश ऐसे हैं जो कृषि के क्षेत्र में प्रधानता रखते हैं। भारत का बहुत बड़ा भूभाग कृषि पर निर्भर है। भारत कृषि को प्रधानता देकर काम करता है। भारत सरकार की कृषि हितैषी नीतियाँ, उससे निश्चित रूप से कृषकों के जीवन स्तर में भी बदलाव आ रहा है और कृषि मुनाफे की ओर बढ़ रही है। और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़े, यह प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है। भारत और इज़राइल की द्विपक्षीय मित्रता जग जाहिर है। इससे पूर्व भी हम सब लोग मिलकर इस दिशा में कार्य करते रहे हैं। इज़राइल की कृषि के क्षेत्र में तकनीक के कायल सभी लोग हैं और भारत भी इज़राइल के साथ मिलकर लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि आपका सहयोग हमें मिले और बागवानी के क्षेत्र में हम अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह अपने देश में भी कर सकें। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मौजूदा COE को बढ़ाना, नए केंद्र स्थापित करना, COE की वैल्यू चेन को बढ़ाना, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को आत्मनिर्भर बनाना और निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा सहयोग को प्रोत्साहित करना है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं भिंडी की खेती। इसकी खेती के दौरान कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतने की आवश्यकता है, जानकारी लेते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। इसमें विशेषकर एक बहुत बड़ी समस्या आती है जिसको आप फल एवं तना छेदक कीट हमारे भिंडी के फलों को नुकसान करता है। इससे काफ़ी संख्या में जो हमारे फल हैं वो बाज़ार में विक्रय के योग्य नहीं रह जाते हैं। तो इस समस्या के निदान के लिए किसान भाइयों, इसके लिए एक फेरोमोन ट्रैप आता है, इसको आप अवश्य लगाएं और 20-25 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर जो आपके फल छेदक कीट वाले प्रभावित जितने भी फल मिलते हैं, जब हार्वेस्टिंग आप करते हैं, तुड़ाई करते हैं, तो उसमें ऐसे फलों को अलग कर दीजिए। और जो तने हैं प्रभावित, जिस तनों में मुरझाया हुआ दिखेगा और जहाँ पर कीट ने आपको नुकसान पहुँचाया होगा, वो तने को कीट के साथ ही काट करके उतना पोर्शन उसको भी खेत के किनारे में कहीं गड्ढा खोद करके उसमें आप दबा दिया करिए, जिससे कीट पुनः खेत में न फैल सके। और इसके अलावा एक येलो स्टिकी ट्रैप होता है, इसको पीला चिपचिपा गत्ता कहते हैं। आप इसको बना भी सकते हैं। प्लास्टिक की शीट पे कोई आप जो चिपचिपा पदार्थ है आप लगा सकते हैं, अरंडी का तेल लगा सकते हैं और इस तरह की चीज़ों को लगा करके उसको खेत में टांग देंगे तो उसमें बहुत सारे कीड़े चिपक जाते हैं। तो इससे आप इन तरीकों का भी अपने खेत में अपनाया करिए, जिससे कीटों का नियंत्रण होता रहता है। और साथ साथ मैं आपको एक और कहूँगा कि नीम का तेल या नीम का अर्क होता है, ये भी बाज़ार में मिलता है, इसको भी आप इस्तेमाल किया करिए, क्योंकि ये रासायनिक तरीके नहीं हैं, ये काफ़ी सुरक्षित तरीके हैं। तो इसमें आप अपने 8 से 10 दिन के अंतराल पे अपने खेत में इस तेल का, नीम का आप छिड़काव करते रहिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि समस्या ज़्यादा है तो आपको एक दवा बता देता हूँ, एक स्पिनोसेड दवा है, ये काफ़ी सुरक्षित दवा है। इसकी करीब 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसको छिड़काव कर लेंगे। इसके अलावा किसान भाई आप देखेंगे कि कुछ पत्तियाँ आपको सिकुड़ी हुई दिखती हैं, कभी कभी पत्तियों में जला हुआ दिखता है, तो किसान भाई सोचते हैं क्यों जल रहा है पत्तियाँ ये, तो आप देखेंगे उसके नीचे एक कीट होता है जिसको जैसिड कहते हैं या लीफ हॉपर, लोग फुदका भी आप लोग बोलते हैं। तो पत्ती के नीचे हरा सा छोटा कीट होगा, उसको अगर छुएंगे तो टेढ़ा सा
मूवमेंट होगा, आपका चलेगा टेढ़ा सा, सीधा नहीं चलता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए आपको 2 दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक इमिडाक्लोप्रिड होती है, इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को करीब 3 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं अपने खेत में। और इसके 8-10 दिन के अंतराल पे आप एक एसिटामाइप्रिड दवा होती है, इसकी भी 1 ग्राम मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बना करके इस दर से आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। तो इस कीट से आपका नियंत्रण हो जाएगा। और तीसरी समस्या, अभी किसान भाइयों को गर्मी जब बढ़ जाती है तो इसमें एक रेड स्पाइडर माइट्स आता है, एक छोटी सी चींटी होती है, पत्ते के नीचे आप देखेंगे और कहीं कहीं पौधों पर जाला बना हुआ दिखेगा आपका पत्तियों के नीचे। तो अगर इस तरह का आपको कहीं पौधा दिखता है और इसमें ज़्यादा प्रभावित पौधे हैं, ऐसे पौधों को आप उखाड़ करके गड्ढा खोद करके उसमें दबा देंगे और बाकी पौधों में आप एक दवा का छिड़काव करेंगे जिसमें स्पाइरोमेसिफेन एक दवा है। इसकी आप 2 मिलीलीटर मात्रा को करीब 8 से 10 लीटर पानी में आप घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो आपका इससे निदान हो सकता है। और ये दवा अगर उपलब्ध नहीं है तो डाइकोफाल एक दवा होती थी, अभी भी मिलती है बाजार में, उसकी भी आप करीब 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो आपसे इससे निदान हो जाएगा। तो ये चीज़ों का करते रहेंगे तो आपके फसल को कीटों से जो कम से कम हानि होगी और आपका उत्पादन बढ़ेगा और अभी भी आपकी पैदावार आपकी फसल में आती रहेगी। किसान भाइयों बहनों, कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां अब आप आसानी से अपने मोबाइल में ही हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं पूसा कृषि मोबाइल ऐप के बारे में, किस तरह से आपने इस ऐप का इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी अहम जानकारियां आप इससे हासिल कर सकते हैं। दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। ये ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है। इस ऐप से किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे वो अपनी फसल में सभी जरूरी कार्य मौसम के अनुरूप कर सकते हैं। सरकार और कृषि वैज्ञानिक समय समय पर ऐप के जरिए नई प्रौद्योगिकियों की सूचना प्रदान करते हैं। पूसा कृषि मोबाइल ऐप किसानों के हित में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। फसल की नई किस्मों के बारे में, कम संसाधनों में खेती, संरक्षित खेती और कार्य व्यवहार के साथ साथ कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित सूचना किसानों को उपलब्ध होती है। बदलते मौसम में हर बार हमें कुछ न कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय के मौसम को देखते हुए किस तरह की सावधानियां आपने बरतनी है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। सर, अभी जैसे बंगाल की खाड़ी में जो आने वाला तूफान है सरिया सर ये कितना खतरनाक हो सकता है? अभी बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन केंद्रीभूत है जो कि पारादीप से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पे और बालासोर से लगभग 620 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीभूत है और ये धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट दिशा में गति कर रहा है और 26 तारीख दोपहर को नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को पारादीप और सागर आइलैंड के बीच बालासोर के आसपास तट को पार करेगा और तब इसका विंड स्पीड 155 to 165 kmph गस्टिंग टू 185 kmph होगा। ये जो विंड स्पीड होता है ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। ये इस विंड स्पीड में आपका लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है स्ट्रक्चर को, जैसे बड़े बड़े पेड़ गिर सकता है, जैसे बनियन ट्री, पीपल ट्री और मैंगो ट्री जैसे बहुत लार्ज बूसी ट्री होते हैं वो सभी भी गिर सकता है। सबसे ज़्यादा सर कौन सा राज्य प्रभावित होने की संभावना है और एनडीआरएफ का जो टीम है और राज्य सरकार है उसमें क्या सहयोग चल रहा है? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उड़ीसा, स्पेशली नॉर्थ उड़ीसा और इसके आसपास जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल एरिया है होने का हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्थ उड़ीसा के ऊपर तट को पार कर रहे हैं। बालासोर के आसपास पारादीप और सागर आइलैंड के बीच बालासोर के आसपास ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को पार कर रहा है और इसको लेकर सभी एजेंसीज इंक्लूडिंग एनडीआरएफ एंड ऑल नेशनल एजेंसीज एंड स्टेट एजेंसीज मिलकर काम कर रहे हैं। और अब आइए जान लेते हैं देश भर की मंडियों का हाल। गुजरात की मंडी में गेहूं का भाव जम्बूसर मंडी में 1900 रुपए से 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। झारखंड मंडी में गेहूं का भाव
लोहदरगा मंडी में 1,600 रुपए से 1,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की मंडी में गेहूं का भाव बेगू मंडी में 1,650 रुपए से 1,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सूरतगढ़ मंडी में 1,890 से 1,941 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अलीगढ़ मंडी में 1,900 रुपए से 1,975 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गाजीपुर मंडी में 1,960 रुपए से 1,975 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर, जिसमें हम जानेंगे कि कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या कुछ कहा है कोरोना काल में हमारे किसानों के लिए। देखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हो रहा मानवता का कल्याण। भारत ने स्वदेशी वैक्सीन देकर विश्व भर के देशों को पहुंचाई थी मदद। अब भारत को विभिन्न देशों से कोविड-19 राहत चिकित्सा आपूर्तियों और उपकरणों के रूप में मिल रही है सहायता। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए केवल